आज का हमारा टॉपिक होगा मास के बारे में और मास के बाद हम लोग पढ़ेंगे वेट के बारे में। इसको हम लोग अपने बोर्ड पे आके इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ना इसमें आपको ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप मिलेगा नहीं। बस इसमें थोड़ा सा आपको ये है कि थ्योरी समझ लेना है कि आखिर मास क्या होता है और वेट क्या होता है। तो इसको हम लोग अपने नोट्स से ही समझ लेंगे। और जहाँ पे कि कुछ लिखने वाला काम होगा, लिख के समझाने वाला जैसे न्यूमेरिकल टाइप, तो वो हम लोग अपने बोर्ड पे आके समझ लेंगे। तो ये बोर्ड पे नहीं आके समझने का रीज़न यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है कि इसमें ना बहुत ही ज़्यादा आपको थ्योरी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें उतना कुछ लिखने वाला है नहीं, इसीलिए हम लोग इसको अपने स्क्रीन पे ही समझ लेते हैं कि आखिर मास क्या होता है और वेट क्या होता है। चलते चलते क्लास में हमने आपको मास और वेट दोनों के बारे में बता भी दिया है एक बार, लेकिन वो थोड़ा सा हमने कम बताया है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे मास के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे और वेट के बारे में भी कंप्लीट जानेंगे कि आखिर मास और वेट दोनों क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पूरा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और साथ ही साथ लास्ट में हम लोग एक डिफरेंस बिटवीन भी कर लेंगे मास और वेट में। इससे आपको पता चलेगा कि आखिर यदि डिफरेंस बिटवीन करने के लिए भी आए तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। और जहाँ पे अगले वाले क्लास जो हमारा होगा वो बिल्कुल न्यूमेरिकल टाइप है, उसमें हमको लिख के बताना पड़ेगा, तो वो हम लोग अपने बोर्ड पे आके समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मास के बारे में हम लोग देखते हैं। मास के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। ये ना मास का, इससे मतलब ये मास का बहुत ही सटीक और बहुत ही छोटा डेफिनेशन है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। इसका मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ हमारे पास है, उसके अंदर जो सामान प्रेजेंट है, उसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है, वही हमारा कहलाएगा मास। जैसे हमारे बॉडी का यदि हम लोग बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है ना, ये सब हमारे बॉडी के अंदर है। तो ये सब हमारे बॉडी का क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा, जो कि हमारे बॉडी के अंदर है। इसको कभी भी हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये हो गया हमारा मास। उसी प्रकार से यदि हम लोग और बात करें, मान लीजिए कि हमारे पास एक बोतल है, बोतल के अंदर हमारा पानी है, तो पानी क्या हो गया? उसका मास हो गया। तो सिंपल से यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी मैटर या फिर किसी मटेरियल के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है वही उसका मास कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मास बड़ा सिंपल सा था, समझ में आ गया। इसको ना आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके घर के अंदर आपका फ्रिज है, आपका एसी है, कूलर है, पंखा है, किचन में अलग अलग प्रकार के बर्तन हैं। ये सब का सब चीज़ आपके घर का क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा, जो कि आपके घर के अंदर है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। किसी भी मैटर या फिर किसी भी मटेरियल के अंदर जो सामान प्रेजेंट है उसी को हम लोग कहते हैं मास। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और अभी समझेंगे, ये तो अभी फिलहाल शुरुआत था। मास के बारे में और यहाँ पे कहा गया है कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मास जो है ना एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, हमने आपको दो क्वांटिटी पढ़ाया है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी, मोशन वाले चैप्टर में याद कीजिए। स्केलर क्वांटिटी में मात्र आपके पास मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि इसमें आपको डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मास के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, मतलब कि केवल इसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इसके पास है, इसके पास कोई अपना खास डायरेक्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि हमारे बॉडी में ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, टिश्यू है, ये सारा कुछ है। तो क्या ये हर मतलब कि हर इंसान में इसका डायरेक्शन फिक्स है क्या? मतलब कि हर एक इंसान में तो हर जगह पे वो ठीक है, लेकिन क्या एनिमल में भी वहीं पे होगा जहाँ पे हमारे बॉडी में? नहीं। इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास केवल एक मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अब इट्स द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है और शॉर्ट में हम लोग इसको केजी लिखते हैं। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एवरीवेयर वेदर द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, मून और इवन इन आउटर स्पेस। मास हर जगह पर सेम रहता है, चाहे वो आप धरती पे हैं, चाहे मून पे हैं, चाहे मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, किसी भी प्लैनेट पे आप चले जाइए, मास कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का बदलता नहीं है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग सपोज कीजिए कि हम धरती से उठ के हम चले गए चंद्रमा पे। अब चंद्रमा पे चले गए तो क्या हमारे बॉडी से हमारा हार्ट बाहर निकल जाएगा क्या? क्या हमारे बॉडी से हमारा हाथ टूट के बिखर जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीज़ प्रेजेंट है अंदर वो सेम रहना है, तो वही तो हमारा मास कहलाता है। तो मास जो है ना अकॉर्डिंग टू प्लेस कभी भी बदलता नहीं है, वो आपका सेम रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा मास के बारे में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि मास कभी भी आपका बदलता नहीं है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन में आपका आई है, नोज है, ईयर है, टंग है, ये सब आपका ऑर्गन है, और ये सभी मिला के ही तो हमारा बॉडी का मास बना हुआ है। तो हम लोग यदि मून पे चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारा हार्ट बाहर निकल जाएगा, आई बाहर निकल जाएगा, नोज बाहर निकल जाएगा हमारे बॉडी से, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये हर जगह पे सेम रहता है। इट मीन्स हम जहाँ जहाँ जाएंगे हमारा मास भी वहाँ वहाँ जाएगा और बराबर रहेगा, कभी भी वो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम रहता है। तो मास किसी भी ऑब्जेक्ट का हर वक्त सेम रहेगा एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। आप कहीं भी चले जाइए, आपके बॉडी के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो तो रहना ही है। उसके बाद द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है क्या वो जीरो हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता जीरो, मतलब जीरो हो ही नहीं सकता। जैसे हमारे बॉडी में इतने सारे ऑर्गन प्रेजेंट हैं, हम कहीं भी चले जाएं ये वहीं पे फिक्स रहेगा, ये जीरो नहीं हो सकता कभी। तो ये हो गया हमारा कुछ बातें मास के बारे में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। मास के बारे में दो तीन चीज़ें जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, वो ये कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है। मास का SI यूनिट kg होता है। ठीक है, मास कभी भी बदलता हमारा नहीं है, ये हर जगह पे सेम रहता है, और मास कभी भी जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाले हैं, ज़रा समझिएगा ध्यान से। अब है हमारा वेट, अगला है हमारा वेट। अच्छा, हम लोग जब वज़न को नापते हैं, हम लोग जब अपने वज़न को नपवाते हैं, जो वज़न नापने वाले मशीन पे जब हम लोग चढ़ते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि भैया हमारा वेट नाप दीजिए। यहाँ पे ना आप वेट मत कहना, क्योंकि जब आप वेट अपना नपवाते हो तो आपको वो किस में बताता है? केजी में बताता है। जैसे मान लीजिए कि हम अपना वेट नपवा रहे हैं तो आ गया हमारा 60 केजी मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे तो केजी किसका यूनिट है? मास का। तो फिर आप वेट नपवा रहे थे, यूनिट आपको बता दिया मास का, ये थोड़ा सा गड़बड़ी नहीं लग रहा आपको? मतलब कि जब हम लोग कहते हैं कि भैया हमारा वेट नाप दीजिए, आप वहाँ पे जो वेट शब्द बोल रहे हैं ना वो गलत बोल रहे हैं आप। वहाँ पर आपको क्या बोलना चाहिए? भैया हमारा मास नाप दीजिए, मास कैलकुलेट कर दीजिए, तभी आपको वो किस में बताएगा? केजी में बताता है। तो यहाँ से हम लोग आज तक जो गलत वर्ड इस्तेमाल करते आ रहे हैं कि भैया हमारा वेट नाप दीजिए, आप वेट तो नपवा लेते हैं लेकिन आपको वो बताता किस में रिजल्ट? केजी में बताता है। इट मीन्स अब आपको वहाँ पे वेट नहीं बोलना है, बल्कि आपको वहाँ पे मास बोलना है कि भैया हमारा मास बता दीजिए कितना मास है, तभी जाके वो बताता है आपको 50 केजी 60 केजी जो भी आपका मास रहता है वो आपको बताता है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आप वहाँ पे बेसिकली वेट नहीं नपवा रहे होते हैं, आप वहाँ पे बेसिकली अपना मास नपवा रहे होते हैं। तो अब क्या वेट के जगह पे आप मास बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। देखिए, हालांकि यदि हम लोग अपने सोसाइटी में बोलेंगे ना कि भैया हमारा मास नाप दीजिए, तो सामने वाला ना हंसने लगेगा, बोलेगा कि यार ये मास क्या हो रहा है, ये तो वेट होता है। लेकिन नहीं, एक्चुअली में हमारा होना क्या चाहिए? मास होना चाहिए। ठीक है ना। तो जो बच्चा समझ मतलब कि जो आदमी समझता है कि नहीं मास होता है तो वो बिल्कुल नहीं हंसेगा, लेकिन जो समझता है कि नहीं मास थोड़ी हम लोग नापते हैं, वेट नापते हैं, तो वो पक्का हंस देगा कि यार वेट नापते हैं, ये मास मास क्या कर रहा है ना, इस तरीके से। खैर कोई बात नहीं, आप अकॉर्डिंग टू पर्सन देख लीजिएगा कि पढ़ा हुआ है कि नहीं है। यदि पढ़ा हुआ है, समझदार है, तो आप वहाँ पे वर्ड मास इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तब तो फिर आपका जो चल रहा है चलने दीजिए, वेट वेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअली में हम लोगों का जो है ना मास ही हम लोग नपवाते हैं, तभी जाके वो आपको केजी में बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा मास के बारे में हो गया। अब वेट के बारे में देखते हैं। वेट के बारे में ना हमारा यहाँ पे दो डेफिनेशन है। अब आपको दोनों डेफिनेशन में से जो अच्छा डेफिनेशन लगे आप वो वाला इस्तेमाल कर लीजिएगा।
इसमें कहा गया है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। वेट का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का, यदि हम कहते हैं कि वेट है, इसका मतलब है कि उसको धरती अपनी ओर किस फोर्स के साथ खींच रहा है, यही कहलाएगा उस ऑब्जेक्ट का वेट। देखो बड़ा सिंपल से लिखा हुआ है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। तो वेट का सिंपल सा मतलब आप यहाँ पे समझो, वेट का सिंपल सा मतलब क्या समझेंगे आप? फोर्स। वेट इक्वल्स टू फोर्स आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब कि वेट का मतलब हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारा धरती अपनी ओर कितने फोर्स के साथ खींच रहा है, वही फोर्स उसका कहलाया जाएगा, उसका वेट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हम कहना ये चाह रहे हैं कि आपका फोर्स ही किसी ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। अच्छा, अब जब फोर्स ही वेट कहलाएगा तो फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, तो क्या वेट का भी SI यूनिट न्यूटन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और होता भी है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप ना इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से और क्या कह सकते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो धरती अपना अट्रैक्शन लगा रहा है, यानी कि धरती उसको जिस फोर्स के साथ अपनी ओर खींच रहा है, वही फोर्स उसका कहला जाएगा वेट। जैसे आप इसको सपोज करो कि मान लीजिए कि हमने एक पत्थर उछाला और उस पत्थर पे धरती जो है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का, मान लीजिए। तो वो पत्थर पे फोर्स कितने का लगाया धरती ने? 50 न्यूटन का। तो उस पत्थर का फोर्स ही क्या कहला जाएगा? वेट कहला जाएगा। तो वेट भी उसका कितना हो गया? 50 न्यूटन ही होगा। इट मीन्स यहाँ पे ना आपको यदि बहुत कुछ यदि याद नहीं रहे वेट में, तो केवल आप इतना याद रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स ही वेट कहलाता है, बस। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था दोनों बात। तो दोनों डेफिनेशन में से आपको जो अच्छा लगे आप वो वाला इस्तेमाल कर लीजिएगा। पहले में लिखा था कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाता है हमारा धरती अपनी ओर खींचने के लिए, वही फोर्स उस ऑब्जेक्ट का उसका वेट कहला जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको और कैसे याद रख सकते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि धरती जो हमारा किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा के अपनी ओर जो खींच रहा है उसको, यही हमारा कहलाएगा वेट उस ऑब्जेक्ट का। सिंपल से याद रखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स ही उसका वेट कहलाएगा। बस आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम लोग अपना एक वेट का फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। आप क्या जानते हैं? फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए आप ये पहले से जानते हैं। अब यहाँ पे ना हम F इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं क्या? जरा बताइए तो। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए बोलो या फिर जी बोलो, है तो दोनों एक्सेलरेशन ही। हाँ, वो अलग बात है कि ए हमारा सिंपली एक्सेलरेशन कहलाता है और जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। तो इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करके हम लोग F इज इक्वल टू एम ए के बदले F इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? चलिए और आगे बताते हैं कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अभी तुरंत आपने पढ़ा कि फोर्स ही क्या कहलाएगा? वेट कहलाएगा, और वेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल W से, कैपिटल वाला W। तो बताइए अब वेट का फॉर्मूला हमारा क्या बन सकता है? W इक्वल्स टू एम जी। क्यों ऐसा हुआ W इक्वल्स टू एम जी? क्योंकि फोर्स ही हमारा वेट कहलाता है, तो F के जगह पे हमने W लिख दिया। ठीक है, और एम जी यहाँ पे था तो एम जी हमारा रहने दिया हमने। ठीक है, अब थोड़ा सा और लाइन में लाइन पढ़ लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, चैप्टर नंबर आपका कौन सा? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से। उसके बाद इसको हम लोग F इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं, क्योंकि ए ही हमारा जी के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As the weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth, so the SI unit of weight is the same as that of force, that is Newton। अभी तुरंत आपने क्या पढ़ा ऊपर में? आपने यहाँ पे ये पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स ही क्या कहलाता है? उसका वेट कहलाता है। यानी कि फोर्स ही वेट जब कहला रहा है, तो जो फोर्स का SI यूनिट है वही SI यूनिट किसका होना चाहिए? वेट का होना चाहिए। तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इट मीन्स वेट का भी SI यूनिट क्या होगा? न्यूटन ही होगा।
और डिनोट करते हैं हम लोग न्यूटन को कैपिटल एन से। तो वेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। वेट को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से, लेकिन वेट का एसआई यूनिट अब क्या होगा, न्यूटन होगा, कैपिटल एन। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे ना कंफ्यूजन बिल्कुल आपको हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा यदि आप इसको समझेंगे आराम से तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार दोबारा आपको समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहली बात, आपको मालूम है मतलब यहाँ तक तो आप ये जान गए कि वेट का सिंपल सा मतलब है किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स ही कहलाएगा उसका वेट। ओके, अब जब फोर्स ही हमारा वेट कहला रहा है तो फोर्स का एसआई यूनिट वही हमारा वेट का भी एसआई यूनिट होगा, है ना। तो फोर्स का एसआई यूनिट हमारा न्यूटन होता है, तो वेट का भी एसआई यूनिट हमारा न्यूटन ही होगा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग ढाल के एफ इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मालूम है आपको कि फोर्स ही हमारा वेट कहलाता है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, तो वेट का भी हमारा न्यूटन ही होगा। और वेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। तो अब एक फाइनल फॉर्मूला आपका वेट का क्या बन गया, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। क्यों भाई, क्योंकि हमने आप तुरंत यहाँ पे पढ़ा कि फोर्स ही हमारा वेट कहलाता है। आप इस वाले फॉर्मूले को उठा के यहाँ पे लिख दो, क्या लिखा हुआ था, एफ इज इक्वल टू एम जी, और फोर्स के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स ही हमारा वेट कहलाता है। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी हमने यहाँ पे लिख दिया, और यही आपका फॉर्मूला हो गया वेट का। ध्यान में रखिएगा इस बात को। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ वेट का फॉर्मूला क्या है, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी, ये हमारा वेट का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद इसमें कुछ और भी बातें लिखी गई हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। इन दिस फॉर्मूला डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अच्छा, यहाँ पे ना बड़ा सिंपल सा बात है, समझिए तो जरा ध्यान से। इस फॉर्मूला में डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी में वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। क्या ये सही बात है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब वेट बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, या फिर मास बढ़ेगा तो हमारा वेट भी बढ़ेगा। इसको ना सिंपल सा आप ऐसे समझो कि हमारे पास एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है। उस पत्थर को हम हिलाना चाहते हैं, मास बहुत ज़्यादा है, और वैसे बात है उस पत्थर को हम हिलाना चाहेंगे तो हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। फोर्स मतलब वेट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स का मतलब भी हमारा वेट होता है। तो मास यहाँ पे ज़्यादा था तो आपको वेट भी ज़्यादा लगाना पड़ा, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। उसी प्रकार से हमारे पास एक छोटा सा पत्थर है जिसका मास बहुत ही कम है, मुश्किल से 1 kg, मास इतना कम है, तो ऑब्वियस ही बात है फोर्स क्या इतना लगाना पड़ेगा, वो भी बहुत कम लगाना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वेट जो होता है, वेट का सिंपल सा मतलब क्या समझो आप, फोर्स समझो। मान लीजिए कि आपको ना वेट कभी कभी समझ में नहीं आ पा रहा है, वेट में आप कन्फ्यूजन है आपको, तो सिंपल समझ लीजिए फोर्स का बात कर रहा है बस, ठीक है। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जितना बड़ा मास होगा, उतना ही बड़ा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि वेट लगाना पड़ेगा। जितना मास कम होगा उतना ही फोर्स यानी कि वेट कम लगाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद और आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखो, मास हमारा कभी भी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन वेट हमारा चेंज हो सकता है। क्यों? अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेट के फॉर्मूला में आप ध्यान से देखेंगे तो स्मॉल जी भी है, और ये इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आपने पढ़ा है क्लासों में, बोर्ड पे हमने आपको समझाया भी था कि स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ पे 9.8 है, मून पे 1.63 है, मार्स पे कुछ और होगा, जुपिटर पे कुछ और होगा। इट मीन्स जब जब हमारा जी का वैल्यू चेंज होगा तब तब आपका वेट चेंज होगा कि नहीं? बिल्कुल चेंज होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत? अब मास कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि मास तो आपका फिट है, जितना पृथ्वी पे उतना ही मून पे उतना ही मार्स पे, हर जगह पे मास आपका सेम रहेगा, लेकिन वेट आपका चेंज हो सकता है। अच्छा, कोई बोले कि बताओ वेट क्यों चेंज हो सकता है? क्योंकि वेट के फॉर्मूला में होता है डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी, यानी कि इसमें मास है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मास तो कभी चेंज नहीं हो सकता, स्मॉल जी का वैल्यू तो चेंज हो सकता है, क्योंकि अर्थ पे कुछ और है, मून पे कुछ और है ना।
तो जब जब यहाँ पे आप जी का वैल्यू अलग अलग डालेंगे तब तब आपका वेट का वैल्यू अलग अलग आता रहेगा। इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वेट का वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज हो सकता है। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ था कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज हो सकता है क्योंकि हमारा स्मॉल जी का वैल्यू भी चेंज होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास दोनों चीज़ है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्यों, ऐसा क्यों, जरा बताइए तो। हाँ देखो, इसका मतलब यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का वेट हम पृथ्वी पे निकाल रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट का वेट हम पृथ्वी पे निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट को यदि हम पृथ्वी से ऊपर फेंकेंगे तो पृथ्वी पे ही आके गिरेगा। इट मीन्स इसका डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। डायरेक्शन इसका फिक्स है कि भाई आप पृथ्वी पे कोई चीज़ ऊपर उछालोगे तो पृथ्वी पे ही गिरेगा, डायरेक्शन फिक्स है। और इसके पास अपना मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, 40 न्यूटन 50 न्यूटन जो भी हमारा वेट आ जाए। तो वेट के पास दोनों चीज़ है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इट मीन्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई पूछे कि बताओ वेट एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, तो बताइएगा इसके पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ तो आएगा ना। वेट है मतलब फोर्स है, वेट मतलब सिंपल सा फोर्स, तो कुछ तो वैल्यू आएगा, 10 न्यूटन 50 न्यूटन 60 न्यूटन कुछ भी आएगा। अब यहाँ पे कहे कि इसके पास डायरेक्शन कैसे है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वेट हम लोग अलग अलग जगहों पर निकालेंगे तो अलग अलग जगहों का इसका क्या हो गया, फिक्स डायरेक्शन हो गया। धरती पे वेट निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, धरती नीचे की ओर गिरेगा। मून पे इसका वेट निकालेंगे तो मून इसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया कि भैया हाँ मून पे ही निकाल रहे हैं, फिक्स डायरेक्शन हो गया इसका। इसीलिए वेट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। वेट जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो हो सकता है, लेकिन क्या मास कभी जीरो हो सकता था? नहीं हो सकता है, कभी नहीं, मास कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट हमारा जीरो हो सकता है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक में जो आपने समझा मास और वेट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे ना आपसे एक दो सवाल पूछा जा सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। कैन दी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी जीरो? क्या अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट यानी कि फोर्स जीरो हो सकता है? जरा सोचिए, ये वाला क्वेश्चन हमने आपको कहीं पहले करवाया है। अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है यानी कि फोर्स जो है, क्या वो जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कहाँ पे, याद कीजिए, देखिए यस, हाँ सेंटर पे जब हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को पुट कर देंगे वहाँ पे। तो यस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इक्वल टू जीरो। अब से देखो, अब इसमें ना थोड़ा सा फॉर्मूला पे पुट करके देखो। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को धरती के सेंटर में रख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट है तो मास तो उसके पास कुछ ना कुछ होगा ही, और धरती के सेंटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, जीरो होता है। कहाँ से मालूम आपको, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। धरती के बिल्कुल सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होता है। तो मास को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट यानी कि फोर्स कितना आएगा आपके पास, जीरो आएगा। इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है हमारे धरती पे वो जीरो हो सकता है। बस शर्त क्या होना चाहिए, शर्त ये होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होना चाहिए, धरती के सेंटर यानी कि ओरिजिन में रखा हुआ होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? तो ये वाला टॉपिक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चल। तो ये सब जो ये जो बीच बीच में क्वेश्चन हम आपको देते रहते हैं ना, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये बिल्कुल अंदर से ना कुरेद कुरेद के पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो ध्यान से इसको आप थोड़ा सा एनालाइज करते चलिएगा। तो यहाँ पे वही कहा गया था कि क्या धरती पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट यानी कि फोर्स जीरो हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को उठा के धरती के सेंटर में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट के पास मास तो है, लेकिन वहाँ पे जो जी का वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो बिल्कुल हमारा जीरो होता है। तो इस केस में हमारा वेट यानी कि फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से मालूम चला आपको? आप फॉर्मूला पे पुट करके देख लो ना। फॉर्मूला क्या होता है, W = mg।
तो वेट सब भाई ऑब्जेक्ट है तो मास तो होगा ही, और स्मॉल जी का वैल्यू 0 है तो 0 से मास को मल्टीप्लाई करोगे तो वेट आपका 0 न्यूटन आएगा। बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन ना और जो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट दोनों के बारे में अब आप पढ़ चुके हैं। अब इतना पढ़ने के बाद मेरे हिसाब से आप खुद इसका जवाब दे सकते हैं कि आखिर मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। चलिए इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस बिटवीन भी देख लेते हैं कि आखिर क्या होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन। देखिए, एक तरफ हम लोग कॉलम में मास लिखेंगे और दूसरे कॉलम में हम लोग वेट को लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। मास के बारे में आपने क्या पढ़ा, जो आपने पढ़ा है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कुछ अलग से नहीं। मास के बारे में आपने पढ़ा कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोग डिफरेंस बिटवीन देखने जा रहे हैं। तो मास का सिंपल सा मतलब है कि किसी मैटर में या फिर किसी मटेरियल में कितना चीज़ भरा हुआ है, वही उसका मास कहलाता है। तो यहाँ पे हमने बड़ा सिंपल लिखा है कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर भरा हुआ है, कितना मटेरियल भरा हुआ है अंदर में, कितना पैक है, वही हमारा कहलाता है मास। और वेट क्या था भाई, इट इज द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि अर्थ के तरफ कोई ऑब्जेक्ट हमारा कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, वही हमारा वेट कहलाता है। सिंपल से समझो कि धरती किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अपनी ओर खींचता है उस पर जो फोर्स लगा रहा है वही फोर्स उसका वेट कहलाता है। बस सिंपल सा है। तो फोर्स ही हमारा वेट कहलाता है, यही आपको ध्यान में रखना है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या है, मास हमारा क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी था, क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन इसके पास नहीं होता है। वेट क्या हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मास भी है और मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास एक डायरेक्शन भी है। SI यूनिट क्या है मास का, किलोग्राम। वेट का क्या है, न्यूटन, फोर्स के जैसा ही होता है। मास जो है ना, मतलब प्लेस टू प्लेस कभी भी चेंज नहीं हो सकता, वो हमेशा सेम रहेगा आपका। लेकिन वेट जो है प्लेस टू प्लेस आपका चेंज हो सकता है। अच्छा, इससे रिलेटेड ना हम एक क्वेश्चन आपको करा देंगे, कि आखिर प्लेस टू प्लेस आपका जो वेट है वो कैसे चेंज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इट कैनॉट बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन क्या वेट हमारा जीरो हो सकता है? बिल्कुल हमारा वेट जीरो हो सकता है। लेकिन कब जीरो हो सकता है वेट? हाँ, जब हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को धरती के सेंटर में रख देंगे तब हमारा वेट जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने मास और वेट में डिफरेंस बिटवीन भी देख लिया। अब ना हम चाहते हैं कि आपको एक क्वेश्चन करा दिया जाए, उस क्वेश्चन में आपको ये पता चल जाएगा कि अकॉर्डिंग टू प्लेस जो हमारा वेट है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। चलिए इसको हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपने बोर्ड पे आकर, तो उस क्वेश्चन से आप चीज़ों को रिलेट भी कर पाएंगे। इसमें अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले क्लास में, यानी कि एक क्वेश्चन हम करा देते हैं पहले, उसके बाद अगले वाले क्लास में हमारा टॉपिक होगा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक और ये सब चीज़ हम लोगों को बोर्ड पे आके समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सब में ना न्यूमेरिकल्स का बहुत ज़्यादा बात हुआ है। तो ये सब चीज़ जब तक हम न्यूमेरिकल्स पे बोर्ड पे नहीं समझाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो हम लोग इसको बोर्ड पे समझेंगे। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। एक न्यूमेरिकल्स आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर इस टॉपिक को हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। अभी तुरंत हम लोगों ने स्क्रीन पे पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज हो सकता है, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इससे रिलेटेड ना हम एक न्यूमेरिकल्स आपको समझाते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपके बुक में से एग्जाम्पल जो दिया हुआ रहता है उसमें से हम सवाल लिए हुए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये अभी तुरंत आपने पढ़ा अपने स्क्रीन पे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कभी भी बदलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए यदि मेरा अर्थ पे मास 60 kg है, मान लीजिए कि यदि मेरा यहाँ पे मास कितना है, 60 kg अर्थ पे है, अर्थ पे, तो यदि हम मून पे चले जाएंगे ना तो वहाँ पे भी मेरा मास कितना रहेगा, 60 kg ही रहेगा मून पे भी। यानी कि मास कभी भी हमारा बदलता नहीं है, लेकिन जो हमारा वेट है वो हमारा बदल जाता है। अब वेट कैसे बदलता है, ये क्या है वेट, थोड़ा सा इसके बारे में आप समझिए पहले। इसका न्यूमेरिकल्स आप समझ जाएंगे ना तो आराम से आप समझ जाएंगे कि आखिर वेट हमारा अकॉर्डिंग टू प्लेस कैसे चेंज होता है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg।
कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है 10 kg। तो मास जो है ऑब्जेक्ट का वो है हमारे पास 10 kg। व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ, वेट कहा गया है तो वेट का फॉर्मूला अब आपको मालूम है क्या होता है, W इक्वल्स टू mg। आपको वेट निकालने के लिए दो चीज चाहिए, मास चाहिए जो कि दिया हुआ है 10 kg, जी चाहिए, ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, लेकिन ये किस पे निकालने जा रहे हैं हम लोग, अर्थ पे। तो यहाँ पे स्मॉल जी का वैल्यू किसका लिखेंगे, अर्थ का लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहें तो इसको 9.8 के जगह पे 10 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में अधिकतर आपको ना 9.8 के जगह पे आप 10 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप 9.8 के जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हमको कहा गया कि देखो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि धरती पे रखा हुआ है, उसका मास कितना है 10 kg है, तो आप बताओ कि धरती पे उसका वेट कितना है। वेट मतलब सिंपल सा क्या, फोर्स, ठीक है। अब इसका मतलब समझाते हैं पहले आपको। W इक्वल्स टू एम जी, एम है हमारे पास 10 इंटू जी है हमारे पास 9.8, कितना आ जाएगा 98, और वेट का यूनिट क्या होगा हमारा न्यूटन। तो हैंस W इक्वल्स टू 98 न्यूटन, यही आपका आंसर हुआ। अब ना इसका मतलब भी आप समझो, केवल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से नहीं होगा, इसका मतलब भी समझो आप, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट है 10 kg का, यदि हम उसको ऐसे उछालते हैं, ऐसे उछालते हैं, तो उस पर जो हमारा धरती फोर्स अपनी ओर लगा के जो खींचेगा वो फोर्स कितना होगा 98 न्यूटन का फोर्स होगा। अब आपके माइंड में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया होगा कि सर आपने एक फॉर्मूला और बताया था, F इक्वल्स टू जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर, तो फिर सर ये क्या था, ये भी तो फोर्स निकालने का ही फॉर्मूला था। लेकिन नहीं, ये ना ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, लेकिन ये वाला हमारा क्या है फोर्स, ये केवल धरती अपनी ओर कितने से खींचेगा वो है। और जब भी ये वाला फॉर्मूला होगा उसमें दो ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ रहेगा, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एक दिया हुआ रहेगा अर्थ का और एक दिया हुआ रहेगा आपका ऑब्जेक्ट का, और उन दोनों के बीच में जो दूरी है वो भी इसमें दिया हुआ रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे फोर्स निकालने के लिए, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए कब इसका इस्तेमाल करेंगे, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ रहे और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमको दिया हुआ रहे तब। तो ये तो हमारे विषय का भी बात ही नहीं है, हमारा यहाँ पे ये है। तो इसका मतलब थोड़ा सा आप गहराई से ये समझो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट था, फिर से दोबारा समझिए बहुत ध्यान से, अभी ना इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा पलट देंगे, मून पे कर देंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, धरती पे रखा हुआ है, ठीक है। हमने इसे उसको उठाया हाथ में और हमने इसको ऐसे उछाला, तो अब बताओ कि धरती पे उसका वेट कितना है। वेट का मतलब क्या, फोर्स। इसका मतलब हो गया कि धरती कितने फोर्स के साथ उसको अपनी ओर खींच रहा है। तो हमने क्या लगाया फॉर्मूला, W इक्वल्स टू एम जी, एम यानी कि मास हमको दिया हुआ था 10, ऑब्जेक्ट का मास कितना 10, और जी हमने लगाया अर्थ का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का, क्योंकि अर्थ पे निकाल रहे हैं हम लोग, तो हमारे सामने वैल्यू आ गया 98 न्यूटन। इट मीन्स हमने जो वो 10 kg के ऑब्जेक्ट को उछाला, धरती उस पर कितने का फोर्स लगा के अपनी ओर खींच रहा है 98 न्यूटन का फोर्स अपनी ओर लगा के खींच रहा है। तो वही ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, वेट हो गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा यदि हम पलट दें, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यदि हम चेंज कर दें, देखिए ध्यान से, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आप बस चेंज कर लो और दोनों क्वेश्चन आप जरूर लिख लीजिएगा। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is 10 kg, what is its weight on the, अब मून पे निकालते हैं, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा बस चेंज हमने किया। देखिए ध्यान से, अब हम क्या कर रहे हैं,
जो ऑब्जेक्ट का मास 10 केजी था हमारे पृथ्वी पे, हम उसी ऑब्जेक्ट को लेकर कहाँ चले गए, मून पे लेकर चले गए। और चूंकि जैसे आपको मालूम है मास कभी भी बदलता नहीं है, तो जो हमारा मास 10 केजी वाला था पृथ्वी पे, वही मास वही ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे लेके चले गए, मून पे लेके चले गए। तो मास तो 10 केजी ही रहेगा, क्योंकि मास कभी भी बदलता नहीं है। तो यहाँ पे मास तो हमारा वही फिर से 10 केजी रहेगा। अब दोबारा आप फॉर्मूला लगाओगे W=mg, तो आपको चाहिए होगा g। तो यहाँ पे g किसका लेंगे, अब मून का। तो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने निकाला था 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने निकाला था। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या कहलाता है, फॉर्मूला सेम होगा चाहे आप कहीं पे निकालो, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो मास कितना 10, जी कितना 1.63, कितना आएगा 16.3 न्यूटन। तो हैंस W = 16.3 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट हमारा 10 केजी का था उसको हमने पृथ्वी पे उछाला, तो धरती ने उसके ऊपर कितना का फोर्स लगा के अपनी ओर खींचा, 98 न्यूटन का। वो अब वही ऑब्जेक्ट को हम मून पे लेके चले गए, हमने मून पे उस ऑब्जेक्ट को ऐसे उछाला, तो मून उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर कितने फोर्स के साथ खींच रहा है अपनी ओर, 16.3 न्यूटन। आप थोड़ा सा देखोगे ना तो लगभग इससे कितना 6 गुना के आसपास कम है, 6 गुना के आसपास कम है। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज होता रहता है। देखो मास तो हमारा वही था, मास उसमें भी हमारा वही है, लेकिन दोनों का वेट क्या निकला, अलग अलग निकला। तो वेट हमारा अलग अलग क्यों निकलता है, बिकॉज ऑफ जी। स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू प्लेस हमारा चेंज होता रहता है। तो जब जब आप इस फॉर्मूला में जी का वैल्यू अलग अलग डालेंगे तब तब आपको वेट अलग अलग मिलता रहेगा। और हर बार आपको सिंपल सा समझना है, ये फॉर्मूला आप बिल्कुल लिख लो, फोर्स बराबर वेट, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्स ही हमारा वेट कहलाता है और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अब कोई दिक्कत, तो यही चीज था हमारा, और यही क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा पलट दिया तो आपने मून पे देख लिया। इससे ना आपको थोड़ा सा रिलेट भी आप कर पा रहे होंगे कि अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम धरती पे ऊपर फेंकेंगे, 10 केजी का ऑब्जेक्ट हमारा है, उसको ऊपर फेंकेंगे तो धरती उस पर 98 न्यूटन का फोर्स लगा के अपनी ओर खींचेगा। लेकिन वही ऑब्जेक्ट 10 केजी वाला मून पे हम फेंकेंगे तो मून उस पर मात्र 16.3 न्यूटन का फोर्स लगा के अपनी ओर खींचेगा, और जो कि लगभग 6 गुना कम है पृथ्वी वाले से। तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, धड़ाम से गिरेगा मून पे या धीरे धीरे गिरेगा, धीरे धीरे गिरेगा। इसीलिए मून पे हमको कोई भी ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ नजर आता है। एक्चुअली वो उड़ता नहीं है, वो इतना धीरे गिरता है ना कि हम लोग क्या समझ लेते हैं उड़ रहा है, एक्चुअली में वो जाके नीचे गिरेगा जरूर। ठीक है, तो ये चीज था। अच्छा यहाँ पे ना अगला वाला जो हमारा टॉपिक है, क्या था टॉपिक अगला वाला, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। हाँ, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ये वाला जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में ना हमको एक छोटा सा शॉर्टकट तरीका मिलेगा जिससे हम लोग ये पता कर पाएंगे, ये बिना फॉर्मूला लगाए, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो अर्थ पे कितना होगा और मून पे कितना होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था 10 केजी, इसको हम एक बार मून पे रखे उधर, एक बार अर्थ पे हमने रखा, फॉर्मूला हमने पुट किया, निकाल लिया कितना वेट लग रहा है। लेकिन अगला वाला जो टॉपिक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, उसमें हमको एक शॉर्टकट तरीका पता चलेगा जिससे हम सेकेंड में बता सकते हैं, कुछ सेकेंड में बता सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट धरती पे कितना होगा और मून पे कितना होगा। वो हमारा सिंपली क्या है मालूम है, इसको आप ऐसे समझिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है, जैसे मून पे कोई ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं, उसका जो वेट है ना वो 6 गुना कम हो जाता है और पृथ्वी पे 6 गुना ज़्यादा हो जाता है। बस यही तरीका है। हालांकि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ पे और मून पे इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला के आपको मान लीजिए आपको फॉर्मूला लगाने का मन नहीं कर रहा, तो हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका भी है जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेट आखिर अकॉर्डिंग टू प्लेस क्यों चेंज होता है। तो कोई पूछे कि बताओ वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग टू प्लेस क्यों चेंज होता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी का वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज होता रहता है, इसीलिए वेट हमारा चेंज होता रहता है। क्योंकि जब जब आप इस फॉर्मूला में जी का वैल्यू अलग अलग डालेंगे आपका वेट भी अलग अलग आता रहेगा।
ठीक है चलिए। लेकिन क्या मास कभी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू प्लेस? नहीं, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये वाला टॉपिक आपका आज का कंप्लीट हुआ। तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक होगा हमारा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।